इस वीडियो में 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को संकलित किया गया है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीसीएस हो, आरओ का हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो और एनटीपीसी आदि का। तो चलिए आगे हम लोग इससे सारे करंट अफेयर देखते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका जरूर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनी रहेगी। चलिए आगे स्टार्ट करते। देखिए इस बार क्या हुआ, 2 अक्टूबर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इस योजना में ही नाम में आप देख सकते हैं कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को कहते हैं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष, अर्थात कि यह जनजातीय का ग्राम का उत्कर्ष की बात किया जा रहा अभियान का। इस योजना की जो शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर 2024 को हजारीबाग, जो झारखंड में पड़ता है, वहां से शुरू किया गया। इस योजना के माध्यम से लगभग 550 जिलों में 63,000 आदिवासी बहुल गांव का विकास करना है। इस योजना से 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभ प्राप्त होगा। यह योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासियों का जीवन स्तर में सुधार लाना। क्यों? इस योजना के अंतर्गत 25 क्रियाकलापों के माध्यम से सामाजिक आधारभूत और संरचना का विकास किया जाएगा, जैसे एकलव्य विद्यालय, अस्पताल, कौशल विकास केंद्र आदि। हमेशा ये स्पोर्ट्स वगैरह मैदान वगैरह भी बनाए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। यह योजना 5 साल के लिए लागू रहेगा, जिसकी कुल लागत लगभग 80,000 करोड़ रुपया है। हम लोग जानते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनजातियों की संख्या 10 करोड़ 45 लाख थी, जो कुल जनसंख्या का 8.6% होता है। और इनके जो है ना विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं, यह समूह 705 से अधिक समूह में है, समझे। तो आप हमारी जो समाज है, भारत में जो विविधता है, भारत में आप देखे होंगे कि जो जनजाति होते हैं वो करीब 90% से ऊपर जनजाति गांव में बसे हुए हैं। और उन लोग आज भी कई ऐसी जनजाति हैं जो जंगल से नहीं निकले। ओंग, जारवा वगैरह का आप तो नाम सुने होंगे, अंडमान निकोबार का, जिन्होंने अभी भी उन्होंने वस्त्र पहनना शुरू नहीं किया। इसलिए इन लोग की विकास अति आवश्यक है। चलिए अब नेक्स्ट करंट अफेयर, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त। देखिए क्या हुआ, भारत सरकार जो है 2004 से शास्त्रीय भाषा की एक श्रेणी बनाया कि कौन कौन सी भाषा क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक ना। तो हम लोगों को क्लासिकल लैंग्वेज का इन्होंने क्या किया, बनाया क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक ना। क्लासिक लैंग्वेज सरकार चाह रही थी कि जो एक क्लासिकल लैंग्वेज भाषा बनाया जाए। तो जिसमें क्या किया गया कि सबसे पहले 2004 में तमिल भाषा को, आप याद रखिए, तमिल भाषा को इस श्रेणी में रखा गया। उसके बाद 2005 में संस्कृत को, 2008 में तेलुगु, 2008 में ही कन्नड़, 13 में मलयालम और 14 में उड़िया। इस प्रकार से 6 भाषा पहले से थे और अब 5 भाषा है। कौन? मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली भाषा। इस प्रकार से कुल कितने भाषा हो गए? 11 भाषा। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि कुल 11 भाषा, कुल 11 जो भाषा है वो क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में श्रेणी प्राप्त है। देखिए क्या होता है ना कि क्लासिकल जो भाषा है इसको ना, ये है, आप जानते हैं कि जो मराठी भाषा है वो महाराष्ट्र में बोला जाता है। और इसका जानते हैं कि 12वीं सदी में ज्ञानदेव ने भगवत गीता पे टीका लिखे थे मराठी भाषा में। तो भक्ति आंदोलन में ये मराठी भाषा का बढ़ावा मिला था। वहीं पाली और प्राकृतिक भाषा से आप जानते हैं ये दोनों भाषा संस्कृत से निकली है। और पाली भाषा को आप बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, मैक्सिमम अधिकांशतः ग्रंथ क्या पाली भाषा में लिखा हुआ। वहीं आपने जानते हैं कि अशोक का शिलालेख इस भाषा का यूज किया था प्राकृतिक भाषा का, ठीक। तो यही का ये दोनों हो गए। और ये फिर ये असमिया भाषा, असम में बोला जाता है। तंत्रवाद जो प्रथा है उस वहाँ से ही शुरू हुआ है, असम से। तो जो शंकर महादेव ने ही असमिया भाषा का प्रचार प्रसार किया। और बंगाली भाषा बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बोला जाता है, ठीक। अब जानते हैं इस तरह से हमारा कुल कितना 11 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया। एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि कुल कितने शास्त्रीय भाषा है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है।
तो चलिए इसके ना कुछ मानक है, मापदंड है कि कौन सा शास्त्रीय भाषा हो सकती है। इसे अभी 2024 में ही मापदंड बनाया गया फिर से क्या संशोधन करके। इसके प्रारंभिक ग्रंथ अभिलिखित इतिहास की 500 से 2000 वर्ष पुरानी हो, मतलब ऐसी भाषा होना चाहिए जो 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुरानी हो। ठीक, दूसरी बात क्या है ना कि जो प्राचीन साहित्य ग्रंथ का एक संग्रह जिसे बोलने वाले की पीढ़ियां द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि किसी एक क्षेत्र में ना इस तरह का विशेष रूप से बोले जाने वाला भाषा, ठीक, साहित्य जो कि वहाँ पे चल रहा है। फिर तीसरी क्या है कि तीसरा ज्ञान से संबंधित ग्रंथ, कविता, शिलालेख, पुरालेख, गद्य ग्रंथ होना चाहिए। मतलब उस क्षेत्र उस भाषा का साहित्य का ना गद्य, पद, शिलालेख, कविता वगैरह सब में वो रचना किया गया हो। चौथा क्या, शास्त्रीय भाषा एवं साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से अलग हो सकते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि हम जानते हैं कि संस्कृत से निकला हुआ कौन सा पाली और प्राकृतिक भाषा, लेकिन देखिए संस्कृत से वो भिन्न है। इसीलिए यहाँ पे इस लाइन में कहा गया कि शास्त्रीय भाषा साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से अलग हो सकते हैं। उसका वर्तमान स्वरूप थे उससे वो अलग हो गए। तो इस तरह से ये हमारा भाषाओं को जो क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में दर्जा प्राप्त है। तो आप याद रखिएगा टोटल कितना 11 है। एक बार यूपीएससी में पूछा गया था 2014 में कि कौन सा भाषा को क्लासिकल भाषा रखा गया था, उड़िया को। तो इस क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करंट अफेयर। विशेष अभियान 4.0 इसका मतलब है क्या कि अभी आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन से स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। हम लोग मतलब मनाया नहीं जाता, हम लोग स्वच्छता का वो आंदोलन स्टार्ट किए थे। यह अभियान स्वच्छता से संबंधित है जो 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। मतलब सभी लोग का कहना है, मतलब मिनिस्ट्री वगैरह सब स्वच्छता पे फोकस करेंगे पूरे महीना। तो इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विशेष अभियान 4.0 किससे संबंधित है। तो आप स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि स्वच्छता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स। अब जानते हैं कि आजकल मिलावट का दौर चला है, हर खाने में हर चीज़ों में मिलावट देखा जा रहा है, विशेष करके केमिकल वगैरह। तो इसी को जागरूक करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको हम लोग FSSAI कहते हैं ना, खाद्य सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ना खाद्य सुरक्षा ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। ठीक, इनका ये जो खाद ये क्या करते हैं, हर जगह अपना टूर चला रहे हैं। उसमें खाद परीक्षण वाहन जो 35 प्रकार के खाद्य वस्तुओं को मिलावट को सरलता से परीक्षण करता है। वो गाड़ी वाहन घूम रहा है और उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह के इन्होंने फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स चलाए हैं। कौन चलाए? FSSAI। आप ये जरूर याद रखिएगा। देखिए यह योजना PM E-ड्राइव स्कीम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप मार्क कर लीजिएगा, पूछेगा एग्जाम में। ठीक ना, तो देखिए इसमें क्या है कि इसका पहले सबसे फर्स्ट की फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका फुल फॉर्म देखिए यहाँ PM इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहेंसमेंट। ठीक ना, तो इसका ड्राइव का पूरा फुल फॉर्म करना। इसका इस योजना को कौन सी मिनिस्ट्री चला रही? भारी उद्योग मंत्रालय चला रहा है। याद रखिएगा, इसको पर्यावरण मंत्रालय या फिर इलेक्ट्रिक मिनिस्ट्री मत कीजिएगा, ये भारी उद्योग हैवी इंडस्ट्री मंत्रालय चला रहा है मिनिस्ट्री। ठीक ना, इसका देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को जो EV को अपनाने में तेजी लाना। मतलब कि जो इसका मेन उद्देश्य है कि EV जो वाहन है EV उसे तेजी से लाना और पूरे देश में आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना। क्योंकि हमें पता है कि इसके लिए चार्जिंग पावर पॉइंट चाहिए, तो वो अगर नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिक ही नहीं इसको लोग अपनाएंगे। और इसको अपनाएंगे तो हमारा क्या होगा, जितने भी हमारा पेट्रोलियम जो इतने भी ईंधन का हम लोग इंपोर्ट करते हैं उससे हमारे जो कई मतलब बहुत सारे धन क्या हो जाते हैं, हमारे पैसे बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण यहाँ का विकास को प्रभावित करता है। और इतना ही नहीं, हमारे आत्मनिर्भरता को भी प्रभावित करता है। चलिए इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या किया गया, इसके लिए भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन, इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहन और इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बस या एम्बुलेंस वगैरह सभी को सब्सिडी प्रदान करेगा। अगर आपने इलेक्ट्रिक EV खरीदते हैं तो आपको ना सब्सिडी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भी आपको इंसेंटिव प्रदान करेगी क्या सरकार। ठीक, और देखिए एक योजना अभी सरकार ने नया लाया, क्रूज भारत मिशन। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि लोग क्रूज में बैठ के घूमने का, क्रूज पर्यटक को बढ़ावा मिल रहा है। तो इसीलिए सरकार ने देखी कि इसमें भी पर्यटन की संभावना है। तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या किया गया, इसको ध्यान में रखते हुए भारत को क्रूज पर्यटक
पर्यटक का विशेष केंद्र बनाना और 2029 तक क्रूज से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या को दोगुनी करना। ठीक ना, यह मिशन 5 वर्षों के लिए लाया गया है, 2024 से लेकर 2029 तक, समझे। तो इस मिशन पे सरकार क्या करेगी, ये मिशन पे आपको बता दूं कि यह मिशन में संरचना का विकास करेगी क्रूज क्षेत्र में, परिचालन में सुगमता लाना, राष्ट्रीय क्रूज पर्यटक नीति तैयार करना, निवेश को बढ़ावा देना, कौशल विकास पे ध्यान देना क्योंकि क्रूज चलाने वाले का, तो इस तरह का उसका विकास किया जाएगा क्रूज पर्यटक को, ताकि लोग इसमें से जुड़े, हब बनाया जाए, केंद्र बनाया जाए, यहाँ पे लोग आए क्रूज से घूमें। अब इसके लिए ना सरकार ने 3 प्रकार का क्रूज सेगमेंट बना रहे हैं। ओशियन हार्बर क्रूज सेगमेंट, मतलब कि जो ओशियन से इस पार से उस पार जाने के लिए, जैसे अंडमान निकोबार जाना है मुझे, तो हम क्रूज से चले जाए, समझे, सेगमेंट से। फिर किसी तरह का बर्थडे वड्डे मना कहीं पे भी जाना तो क्रूज से जाएंगे। नदी और अंतर्देशीय क्रूज सेगमेंट, तो ये जो क्रूज सेगमेंट है, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि आप जानते हैं कि गंगा विलास करके क्रूज चल रहा है, कहाँ से, बनारस से। अब तो बनारस से लेके हमारा जाके हल्दिया तक, ठीक ना, तो इस तरह से क्रूज वाला चलेगा। और आइलैंड क्रूज सेगमेंट, आइलैंड भी अगर आपको आइलैंड जाना, जैसे अंडमान निकोबार का आइलैंड हो या फिर लक्षद्वीप का आइलैंड हो, तो वहाँ भी आप क्रूज का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, इस मिशन से यह मानना है कि लगभग 4 लाख नौकरियां क्या होगी, उत्पन्न होने की संभावना है। चलिए देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे हुए। अब जानते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 में, ठीक ना, गांधी जयंती का अवसर पर। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि हमको पूरा गांव से लेकर शहर तक को सबको स्वच्छ करना, स्वच्छता लाना उसमें, ठीक ना। तो जैसे इसका उद्देश्य है कि गांव को ODF से लेके ODF प्लस मॉडल में बदलना और शहरों को अपशिष्ट मुक्त बनाना, ठीक ना। तो इसका ये 2 ही इंपॉर्टेंट रोल है कि यहाँ से आप जानते हैं, ठीक ना, यहाँ लाना और फिर अपशिष्ट मुक्त बनाना। ठीक, अब तो ये आप याद रखिएगा कब शुरुआत हुई थी। हो सकता है, क्या होता है ना कि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पिछला योजना उठा देते हैं, लोगों को लगता है कि यार ये योजना तो हमारा बहुत पुराना है, हमें कितनी योजना पढ़ना पड़ेगा। नहीं, किसी का अगर कुछ कंप्लीट हो रहा है, कुछ स्पेसिफिक घटना घट रही है उसके साथ, तो वो योजना, वो मिशन, वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक ना। देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक ना। यह हम जानते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म जगत में, ठीक ना। तो वर्ष आपको यहाँ याद रखिएगा, वर्ष जो है 2022 याद रखिएगा, 24 में दिया जा रहा है, लेकिन किस साल का दिया जा रहा है, 2024 में दिया जा रहा है, लेकिन किस वर्ष के लिए, 2022 का। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन्हें मिला, मिथुन चक्रवर्ती को। तो आप याद रखिए, मिथुन चक्रवर्ती को तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये वर्ष याद रखिए 2022 के लिए, 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया मिथुन चक्रवर्ती। यह जो पुरस्कार है फिल्म जगत की, भारत की जो भारतीय फिल्म जगत है उसका सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1969 में, देख रहे हैं, 1969 में दादा साहेब फाल्के की जन्म शताब्दी वर्ष के सम्मान में की गई थी। अब जानते हैं कि 1869 में भी दादा साहब के साथ गांधी जी का भी जन्म वर्ष था। इस पुरस्कार का जो कभी कभी पूछा जाता है, यह पुरस्कार में 1 स्वर्ण कमल मिलेगा, 1 शॉल मिलेगा और 10 लाख रुपया आपको नगद प्रदान किया जाएगा। जिन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है उन्हें 10 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, कृषि क्षेत्र के लिए ना 2 अम्ब्रेला योजना। अम्ब्रेला योजना कहने का मतलब है कि एक योजना के अंदर कई उप योजनाओं को शामिल कर देना, या एक छाता के अंदर कई योजनाओं को रख देना, समझे, अम्ब्रेला उसके छाता के रूप में कर देना, समझे। तो भारत सरकार क्या की, 2 अम्ब्रेला योजना स्टार्ट की है। तो देखिए कौन कौन सा अम्ब्रेला योजना 2 है। एक देखिए पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसको हम लोग PMRKVI कहते हैं ना, यह एक योजना, एगो कृषि उन्नति योजना है ना, कृषि उन्नति योजना। देखिए जो PMRKVY है, या टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए, मतलब सस्टेनेबल कृषि को बढ़ावा देने, सतत विकास होते रहे कृषि का क्षेत्र में, डिग्रेडेशन ना हो कृषि का, समझे, उसके लिए। और वहीं कृषि उन्नति योजना है ना, उसका उद्देश्य का आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने हेतु, मतलब हमेशा हम खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भर रहो खाद्य सुरक्षा में, इसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या किया, कृषि उन्नति योजना की शुरुआत की है, समझे। देखिए यह योजना जो है, यह योजना राज्य सरकार के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। इस योजना का जो
इस योजना में कुल खर्च का याद रखिएगा लगभग 1 लाख करोड़ रुपया बोले कि खर्च का प्रस्तावित है। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो योजना है उसके अंतर्गत कुछ ये सारे सब योजनाएं हैं। ठीक, ये योजनाएं सब योजनाएं हैं। देखिए ये सारे क्या है, ये सब योजना किसके अंदर, कृषि। देखिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, सॉइल हेल्थ कार्ड वाला, वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास करना, कृषि वानिकी करना, परंपरागत कृषि विकास योजना, फसल अवशेष प्रबंधन सहित कृषि यंत्रीकरण, पर ड्रॉप मोर करो, फसल में विविधीकरण मतलब डाइवर्सिटी लाना कार्यक्रम आदि को चलाया जाएगा। तो इस तरह से करीब 10 से 11 योजनाओं को इस योजना में सम्मिलित कर लिया गया। तो इसीलिए इसे अम्ब्रेला योजना कहते हैं। और कृषि का विकास अति आवश्यकता है क्योंकि कई हमारे अधिकांशतः जो पॉपुलेशन है वो कृषि पर ही निर्भर है, इसीलिए इस पर ज़्यादा विशेष वो देने की आवश्यकता है जोर। देखिए अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीनस ऑर्बिटर मिशन। ठीक, ये जो वीनस ऑर्बिटर मिशन है, ये क्या है, शुक्र मिशन, शुक्रयान को भेजना शुक्र ग्रह पे। तो इसके लिए जो इसरो है वो मार्च 2028 तक बोला है कि हम शुक्रयान को शुक्र ग्रह पर भेज देंगे। तो पूछा इसमें कौन सा रॉकेट का यूज करेगा, तो प्रक्षेपण यान मार्क 3 जिससे हम लोग कहते हैं LVM-3। ठीक ना, इस रॉकेट के माध्यम से बोला गया कि ये रॉकेट पे अगर हम भेजेंगे तो 112 दिन में ही हमारा क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा शुक्र ग्रह के पास, समझे, वीनस पास। तो याद रखना कि इसरो ने कब रखा है वीनस शुक्रयान को भेजने के लिए, मार्च 2028 को टारगेट दिया कि हम 2028 तक मार्च तक हम भेज देंगे कहाँ, शुक्र ग्रह पे, समझा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यह एग्जाम में आ सकता है। ठीक ना, भारत के 5वें चंद्र मिशन, अभी तो 3 हो गया, एक और भेजा जाएगा, लेकिन भारत के 5वें चंद्र मिशन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लूपेक्स 2040, समझा। लूपेक्स इसका क्या है, कभी पूछ सकता है कि लूपेक्स क्या है। ठीक ना, तो लूपेक्स इसरो द्वारा इस मिशन के तहत 2040 तक चंद्रमा पर प्रथम भारतीयों को भेजा जाएगा। मतलब इसरो ने टारगेट किया है, भारत सरकार ने, कि 2040 तक हम चंद्रमा पर क्या करेंगे, भारतीयों को भेजेंगे। मतलब हम लोग भी चंद्रमा तक पहुंच जाएंगे। कब तक, 2040 तक। और हम लोग 2035 तक का क्या बनाए कि स्पेस स्टेशन बनाएंगे, हमारा खुद का स्पेस स्टेशन होगा। तो ये सब याद रखिएगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसरो 2040 तक का टारगेट रखा है लूपेक्स मिशन के तहत कि वो 2040 तक चंद्रमा पे हम स्वयं पहुंचेंगे, अपने से अपना यान होगा, अपना सब कुछ होगा, अपना लोग होंगे, अपना मतलब कि सारी चीज़ें रहेंगी, सब स्वदेशी रहेंगे, समझे, अलग ही पहचान बनाया जाएगा। इस मिशन का जो लैंडिंग है ना चंद्रमा का, याद रखिए, इस जो है ना दक्षिणी ध्रुव पे, जहाँ पे चंद्रयान 3 उतरा था, वहीं पे इसका क्या होगा, चंद्रयान जो 3 उतरा वहीं पे ही ये लोग यह भी उतरेगा। अभी तक इस क्षेत्र में कोई नहीं उतरा। और इस क्षेत्र में क्यों उतारा जा रहा है, क्योंकि यह मानना है कि यहाँ पे जल मिलने की संभावना है। ठीक ना, तो यहाँ पे जो जल मिलने की संभावना है ना, इसीलिए लोग क्या सोच रहे हैं कि दक्षिण ध्रुव में ही इसरो चाह रही है, भारत सरकार, कि हमारा कोई भी अगर भारतीय जाए तो यहाँ पे उतरे और यहाँ से हमें सबसे पहले हम वहाँ का जल और मिनरल के बारे में पता कर सकते हैं। तो इस कारण से दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल में क्या किया जा रहा है, लैंडिंग किया जाएगा। ठीक है, चंद्रमा पर आप जानते हैं कि चंद्रमा पर उतरने वाला भारत चौथा स्थान है। भारत, अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा स्थान है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला अपना सैटेलाइट प्रथम देश है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये बहुत राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तिलहन। ठीक ना, अब जैसे जानते हैं कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, उसके अनुरूप हम लोग का तिलहन का उत्पादन कम हो रहा है, तो उत्पादन ज़्यादा नहीं हो रहा है, स्थिर बना हुआ है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट करने के कारण क्या हो रहा है कि हमारी आत्मनिर्भरता दूसरे देशों पे बढ़ रही है। दूसरे देशों में बढ़ने के कारण क्या हो जाता है कि हमारी संप्रभुता को भी प्रभावित कर सकता है। इसीलिए भारत सरकार चाह रही है कि 7 वर्षों के अंदर जो हम 57% आयात करते हैं खाद्य तेल, उससे क्या करना है कि उसमें हमको आत्मनिर्भर होना है। तो इसके लिए सरकार ने क्या कही है कि सरसों, किस किस फसल पे उत्पादन को बढ़ाने के लिए, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूर्यमुखी, तिलहन को बढ़ावा देने के लिए
ये योजना चलाई है। और ये योजना में कितना लगभग 10,000 करोड़ रुपया अनुमानित है कि हम 7 वर्ष में 10,000 करोड़ खर्च करेंगे, और जो हम 57% आयात कर रहे हैं खाने वाला तेल, उस पर आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे और वो तिलहन क्षेत्र में भी विविधता ला सके। चलिए आगे। अब भारत के पास पहली बार $7 बिलियन से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार, मतलब भारत के पास अब $7 बिलियन से अधिक हो गया विदेशी मुद्रा भंडार। ये कहीं ना कहीं देश की मजबूती को इंगित करता है, समझे। तो देखिए भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है विश्व में 4था स्थान है। तो आप जानते हैं पहला चीन का है, दूसरा जापान है और तीसरा स्विट्जरलैंड है, उसके बाद भारत आता है। और चीन तो बहुत ज़्यादा ही पैसा रखे हुए, करीब चीन के पास 4,000 बिलियन डॉलर रखे हुए, ठीक, लगभग। देखिए इस मुद्रा भंडार से ना भारत ने 11.9 महीने तक आयात कर सकता है, जो 6 महीने के मापदंड से बहुत अधिक है। लोगों का मानना है, एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि अगर किसी भी देश का 6 महीने तक आयात करने का पैसा मुद्रा भंडार है तो वह देश मतलब स्थिर है, वहाँ पे उतार चढ़ाव को रोका जा सकता है, बैलेंस बनाया जा सकता है। आपको पता है कि 1991 में भारत के पास जब LPG रिफॉर्म किया गया था, उदारीकरण, तो उस समय भारत के पास मात्र 15 दिन का ही आयात करने का पैसा था, तो जिसके कारण वहाँ पे हमको रिफॉर्म करना पड़ा था, ठीक। लेकिन आज देखिए भारत के पास मात्र 30 सालों में 32 से 34 सालों में आज हमारे पास 11.9 महीने तक आयात करने का पैसा हमारे पास है, भंडारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अब जानते हैं 2024 का रिपोर्ट आया जिसमें भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है। अब बताइए इतना अभी भी जबकि सरकार इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही, फूड सिक्योरिटी दे रहा है, उसके बाद भी भारत का 105वां स्थान है। भारत को सीरियस, इसको हिंदी में गंभीर श्रेणी में रखा गया, ठीक ना, ये लोग श्रेणी दिया। फर्स्ट स्थान पे बेलारूस है, बेलारूस में कम है हंगर, भूखमरी नहीं है बेलारूस में। अंतिम पायदान पे कौन है? सोमालिया, ठीक। देखिए इस प्रकार से ना देशों को ना वो दिया जाता है कैटेगरी की, आपको इस श्रेणी में, ठीक ना, लो जहाँ पे हंगर की कमी है, मॉडरेट, सीरियस जिसमें भारत है, अलार्मिंग, एक्सट्रीमली अलार्मिंग, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा आपका दिख रहे 1 2 3 4 5 श्रेणी में दिया जाता है। इसका मानक देखिए, इसका मानक क्या होता है ना कि अल्पोषण को रखा गया वेटेज 1/3, फिर बाल ठिगनापन, बाल दुबलापन और बाल मृत्यु दर। तो देखिए बाल मृत्यु दर का यहाँ पे गलत लिखा गया, बाल मृत्यु दर का भी वेटेज 1.3 है, ठीक ना। तो अल्पोषण का 1.3 वेटेज है, एक तिहाई बाल मृत्यु दर का, बाकी बाल ठिगनापन और बाल दुबलापन। देखिए बाल मृत्यु दर अगर कहा जाए ना तो इसमें क्या होता है ना कि बाल को कहा जाता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, ठीक ना, बच्चों को कहा जाता है क्या? बालक, ठीक। ये बालक कहा जाता है, ठीक। तो उसी पे तो यहाँ पे 4 है मानक है, तो ये 4 में से इसी के आधार पे इन लोगों ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करता है। तो कभी कभी पूछ जाता है कि इसका जो मानक है कौन कौन सा है, तो आप पे जरूर याद रखिएगा, अल्पोषण, बाल ठिगनापन मतलब नाटा, बाल दुबलापन मतलब दुबला है, और बाल मृत्यु दर कि बाल मृत्यु दर का। तो बाल मृत्यु दर का 1/3 है, अल्पोषण का 1/3 है, और ये 2 नाटा और दुबला का 1/6 जब इसे जोड़ेंगे तो ये भी 1/3 हो जाएगा। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी कुछ सैन्य अभ्यास हुआ ना, काजिंद सैन्य अभ्यास 2024, यह भारत कजाकिस्तान का वार्षिक सैन्य अभ्यास है जिसका 8वां संस्करण उत्तराखंड के औली में संपन्न हुआ। तो आप याद रखिएगा ये काजिंद, कभी कभी पूछता है कि काजिंद किस देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है, एक पूछ सकता है, तो कजाकिस्तान नाम से ही लग जा रहा है, काजिंद से कजाकिस्तान। और याद रखिए उत्तराखंड के ओली मतलब इंडिया में हुआ था, कजाकिस्तान में नहीं हुआ, और उत्तराखंड के ओली में हुआ था, ठीक। अभी एक न्यूज आया कि हमेशा आप देखते होंगे कि नवंबर मंथ में पंजाब और हरियाणा से जो दिल्ली में कई प्रदूषण बढ़ जाते हैं, जिससे नाक आँख में जलन, श्वसन, तो उससे दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए उसके पीछे का कारण बताया जाता था कि पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में जो धान होने के बाद जो पराली होते हैं उसको लोग जला देते थे, जलाने के कारण जो धुआं होता था वो धुआं
दिल्ली की ओर प्रवेश करता था, जिसके कारण दिल्ली पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो जाता था और उसके कारण जलन, शरीर फेफड़े में जलन, आँख में जलन, श्वसन में दिक्कत होता था और कई वायु प्रदूषण के कारण रिपोर्ट आया था कि दिल्ली में कई लोग, बच्चे से लेकर बूढ़े लोग मर जाते हैं। ठीक है, तो इससे रोकने के लिए क्या किया गया कि उड़न दस्ते तैनात किए गए। उड़न दस्ते में तो ऊपर से निगरानी किया जाएगा ड्रोन वगैरह से, और यह दस्ते ना 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक, मतलब पूरी तरह से 2 महीने तक यह निगरानी करते रहेगा। अरे पूरे पंजाब हरियाणा में नहीं करेगा, पंजाब का 16 जिला और हरियाणा के 10 जिले में ही इसको तैनात किया गया। ठीक, तो याद रखिएगा, बस ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य में ये तैनात किया गया। ठीक, अब जानते हैं कि भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाया और कनाडा के राजदूतों को भारत से निष्कासित किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले निज्जर का कनाडा में हत्या हो गई थी, तो जो कनाडा का प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, उनको सरकार को अपने बचाने के लिए उन्होंने खालिस्तानियों का समर्थन प्राप्त है, तो वो अपने सरकार को बनाए रखने के लिए, खालिस्तानियों को समर्थन प्राप्त करने के लिए भारत के साथ अपने रिश्ते को खराब कर लिया, जिसके कारण इतनी खराब हो गए कि दोनों देश अपने अपने जो एम्बेसडर है उनको बुला लिया गया, हाई कमीशन को वापस बुला लिया गया। तो अभी अगर पूछा जाए कि भारत ने किस देश से अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया, तो आप जरूर याद रखिए कनाडा, और हो सकते क्वेश्चन आए। ठीक है, चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन ने मॉरिशस को सौंप दिया। यह द्वीप समूह हिंद महासागर में अवस्थित है। अब जानते हैं चागोस द्वीप ये बहुत स्ट्रेटेजिक द्वीप समूह है। यहाँ पे क्या आर्मी या क्या बोलते हैं, एयरफोर्स वगैरह का यहाँ पे अड्डा बनाया जाता है। ठीक ना, ये पहले ब्रिटेन के पास, आपको ये भी पता है कि ब्रिटेन तो पूरे वर्ल्ड में बहुत ऐसे देश है जहाँ पे उनकी क्या थी, वो अपनी शासन करते थे, गुलाम बनाए थे, तो उसमें से एक था मॉरिशस, और चागोस द्वीप पे भी अपना था, लेकिन अभी तक चागोस द्वीप अपने ही अंडर में रखे हुए था यूके, लेकिन अब यूके ने क्या किया कि इस द्वीप को मॉरिशस को दे दिया और अब वहाँ से वो हट गया। यह जो द्वीप है हिंद महासागर में, अरे मालदीव का दक्षिण में है और ये मॉरिशस के उत्तर में अवस्थित है। तो ये पूछ सकता है कि चागोस द्वीप कहाँ पे स्थित है, कौन से महासागर में, तो आप याद रखिएगा हिंद महासागर में है। और ये चागोस द्वीप किसे दिया गया, मॉरिशस को दिया गया। ठीक ना, तो ये और किसने दिया, यूनाइटेड किंगडम के अंडर में था। ठीक, आप ये याद रख सकते हैं। देखिए, झारखंड के दक्षिण कर्णपुरा कोयला क्षेत्र में सेल गैस उत्पादन की संभावना। देखिए, पूरा आप जानते हैं कि दामोदर वैली में क्या है कि कोयला भंडारण है, ठीक ना, लेकिन उस कोयला भंडारण में सेल गैस मिल रहा है, जबकि सेल गैस जो है ना वो एक प्राकृतिक गैस है और यह गैस अधिकांशतः समुद्रीय तट के किनारे जीवाश्म के दबने से और उससे प्राप्त होता है। तो अभी देखा गया कि यहाँ से भी सेल गैस प्राप्त होगी। यह जो सेल गैस है वो प्राकृतिक गैस है। इसमें अगर पूछा जाए कि सेल गैस में किसका घटक होता है, मीथेन का होता है। ठीक ना, मीथेन का होता है। यह चट्टानों की गहरी परत में पाया जाता है। यहाँ पे चट्टानों के गहरी परत में रहेगा ये फंसा हुआ तेल। सेल गैस मुख्य रूप से समुद्री क्षेत्र ही प्राप्त होता है, ये बताया गया। तो याद रखिएगा कि अभी लैंड लैंड में भी ये क्या हो रहा है, सेल गैस प्राप्त हो रहा है। ठीक ना, देखिए एक अब विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस। तो आप इसका ये थीम जरूर याद रखिएगा, थीम इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्यटन और शांति, समझे। और पर्यटन विकास सूचकांक में 2024 में भारत को 119 में 39वां स्थान है, ठीक ठाक है। भारत ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी का पहल किया, और यह पहल पूरे भारत में अभी 6 स्थानों पे किया जा रहा है। अभी पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। वो 6 स्थान ओरछा मध्य प्रदेश में, गंडीकोटा आंध्र प्रदेश में, बोध गया बिहार में, आइजोल मिजोरम, जोधपुर और श्री विजयपुरम जो कि अंडमान निकोबार का नाम है। ठीक ना, यहाँ पे भी चलाया जा रहा है। जो ये पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी का जो मुख्य कार्य है ना, पर्यटक को, जो भी पर्यटक आएंगे उस क्षेत्र में उनको समन्वय स्थापित करना, हर चीज़ को बताना और पर्यटक को इस क्षेत्र में मिलने वाली सुविधा के बारे में जानकारी देना। और जानकारी जैसे कि पूछा जैसे टैक्सी कहाँ से मिलेगा, रेस्टोरेंट कहाँ है, होटल कहाँ है, रूट बता दीजिए, फिर उसके बाद कहाँ पे हम हेल्प नंबर क्या है, अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो किससे कॉल करूँ। तो ये सब पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी का कार्य इन लोग इसे देखेंगे। ठीक, तो इस तरह का एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अगर ये सक्सेस हुआ तो पूरा देश में इसे जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल है, जहाँ पे पर्यटक सबसे अधिक आते हैं, तो वहाँ पे इसे चलाया जाएगा। ठीक, अब चलिए अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना
9 मई 2015 को शुरू किया गया था, ठीक ना। इस योजना में 7 करोड़ लोग जुड़ गए। ये इंपॉर्टेंट है कि 7 करोड़ लोगों ने अटल पेंशन योजना से जुड़ गए, क्योंकि इस योजना में था कि 18 साल से लेकर 40 वर्ष तक ने आपको जमा करना है पैसे। उसके बाद आपको 60 वर्ष के जब उम्र हो जाएगा तो उस जो जमा किए हैं, आप जिस उम्र से जमा करना स्टार्ट किए, उस आधार पे ना आपको ना पेंशन बनेगा 60 वर्ष के बाद, और वह पेंशन आपको लाइफ टाइम के लिए, जब तक आप जिंदा तब तक आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए याद रखिए कि कब चलाया गया था अटल पेंशन योजना, 9 मई 2015 में, आप याद रखिएगा। और ये 17 करोड़ लोग जुड़ गए, 60, ठीक हो गया। देखिए वायुसेना दिवस, अब जानते हैं कि वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को 2024 को मनाया जाता है, ठीक। तो इस ये अपना 92वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, ठीक ना। वायुसेना इस दिन को इसीलिए मनाता है क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 में ही इनकी स्थापना हुई थी, ठीक। तो आप याद रखिए वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 में, ठीक। जानते हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, इसका जो हेड है एडमिरल जिसको कहते हैं, वो कौन है, दिनेश के त्रिपाठी, ठीक। देखिए विश्व खाद्य दिवस, आप याद रखिएगा विश्व खाद्य दिवस है, समझे। भारत खाद्य दिवस, राष्ट्रीय खाद्य दिवस नहीं हो, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक। इसका थीम याद रखिएगा, बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार, ये आ सकता है, ठीक। अब चलिए अक्टूबर महीने में नोबेल पुरस्कारों के बारे में जानकारी लेते हैं कि किन्हें किन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक। देखिए आप जानते हैं कि यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है, जैसे चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, ठीक। तो हम लोग देखते हैं चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे मिला, तो देखिए विक्टर एम्ब्रोस को और गेरी रुकुन को, ठीक ना, रुकुन और एम्ब्रोस को, ठीक है, ये दोनों को मिला। तो क्यों मिला, किस खोज में मिला, तो इन लोगों ने क्या किया ना कि माइक्रो आरएनए, जो डीएनए आरएनए हम लोग पढ़ते हैं, तो उसी तरह से एक आरएनए होता है, डीएनए की तरह ही आरएनए होता है, इससे प्रोटीन संश्लेषण होता है। अगर आरएनए ना हो तो प्रोटीन नहीं बनेगा, समझे। तो उसी तरह से जो माइक्रो आरएनए का खोज किया गया, समझे। तो जो माइक्रो आरएनए का खोज के कारण इन दोनों को क्या मिला, ये चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो अब याद रखिएगा माइक्रो आरएनए का खोज के कारण इन्हें चिकित्सा। देखिए भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, देखिए जॉन हॉपफील्ड, है ना, जॉन हॉपफील्ड और जॉफ्री हिटन, हॉपफील्ड और हिटन, ठीक ना, जॉन हॉपफील्ड और जॉफ्री हिटन, ठीक, ये दोनों को मिला। इनको किस लिए मिला, इन्होंने ना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके मशीन लर्निंग की आधारशिला रखने में मदद की। जो मशीन लर्निंग एक तरह का क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मशीन लर्निंग कहने करते क्या, आप अगर कुछ करते हैं उसको मशीन ऑटोमेटिक सीखता चला जाएगा। जैसे कि आप अगर गाड़ी से उतर रहे हैं और खोल रहे हैं तो मशीन सीख जाएगा। अगर मशीन आप जैसे एलेक्सा नाम तो सुने होंगे कि एलेक्सा को बोल देते गाना, ये गाना आप एलेक्सा मुझे ओल्ड गाना सुनाओ, तो फिर एलेक्सा ओल्ड गाना बजाते हैं। अगर ओल्ड गाना में ढेर सारा आ जाता है, अगर मैं उसको फिर से बोल दूं कि नहीं मुझे ये गाना अगर अगली बार से मांगूंगा कि मुझे ये गाना सुनाना, तब क्या होगा कि एलेक्सा जो है मशीन है वो सीख गई। अब वो क्या करेगी, जब भी उसको बोलेंगे ना कि ओल्ड सॉन्ग मुझे सुनाओ, तो क्या करेगी एलेक्सा मशीन लर्निंग, वो फिर वही सारे गाने सुनाएंगे जो मैंने उसे कमांड दिया था बोल के। यही कारण इसे मशीन लर्निंग कहते हैं। मशीन अपने आप सीखते रहती है और अपने में सुधार करते रहती है, ठीक। चलिए आइए अब रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2024 ये किसे मिला, देखिए डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस और जॉन जंपर को दिया गया था ना। इन लोगों ने प्रोटीन में अनुसंधान कर दिया। अमीनो एसिड जो प्रोटीन है ना उसका डिजाइन और स्ट्रक्चर बना दिया, जिसके कारण इन्होंने प्रोटीन के लिए इनको मिला, ठीक ना। साहित्य क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार आप जानते हैं हांगकांग जो दक्षिण कोरिया की लेखिका एक महिला है जिनका गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इन्हें दिया गया, ठीक ना। इन्होंने तो ये याद रखेगा हांगकांग का नाम आएगा कि ये दक्षिण कोरिया के हैं। हांगकांग भी कह सकते हैं कि हांगकांग है, ठीक, हांगकांग याद करने के लिए, लेकिन एक्चुअल नाम है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नोबेल शांति पुरस्कार 2024, देखिए नोबेल शांति जो पुरस्कार है बहुत इंपॉर्टेंट है। निहोन हिंडानक्यो को ये नोबेल, यह एक जापानी संगठन है
जो परमाणु हथियार से मुक्त विश्व बनाने के प्रयास के लिए इन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया इन्हें। ये चाहते कि पूरा विश्व, ये एनजीओ टाइप से संगठन, वो चाहता है कि पूरा विश्व परमाणु हथियार मुक्त हो जाए, क्योंकि जापान ही है ऐसा देश है जिसने हिरोशिमा नागासाकी जैसे 2 शहरों में उन्होंने परमाणु का त्रासदी को झेला है, समझे। इसीलिए यहाँ पे एक है, तो आप याद रखिएगा कि एक एनजीओ है, मतलब एक संस्था है जिन्होंने ये परमाणु हथियार के इन्हें शांति का मिला। ठीक, अंतिम नोबेल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, इसका नाम है डारोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। ये 3 को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला। और ये जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने यह बताया कि संस्थाएं कैसे बनती है, संगठन ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है। अगर किसी तरह का संगठन बनता है तो समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है, इसके अध्ययन पे उन्हें मिला गया। इन्होंने ही बताया कि विश्व में सबसे संपन्न अमीर 20% देश और सबसे निर्धन 20% देश से लगभग 30 गुना अधिक अमीर है, समझे। तो इस प्रकार से 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कंप्लीट कर लिएगा। अब अगला 15 से लेकर 30 अक्टूबर तक का मैं जल्द ही करंट अफेयर लाऊंगा। अगर ये अच्छा लगा तो, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरह का मैं कई तरह का वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और गुड नाइट।